अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज फिर से आपको क्लैरिफिकेशन दे रही हूँ। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि राइट हैंड से सलाम किया करो, तो ये मेरा राइट हैंड है जो आपको लेफ्ट नज़र आ रहा है, क्योंकि फ्रंट कैमरा से राइट का लेफ्ट नज़र आता है। चलिए जनाब, आज का वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। नियाज़ी साहब का सबसे बड़ा झूठ जो इस वक्त चल रहा है, उसको मैं सबूत के साथ आपके सामने रखना चाहती हूँ ताकि एविडेंस आपके सामने आए। आपको अच्छे तरीके से याद होगा 27 मार्च 2022 का वो तारीखी दिन था जब नियाज़ी साहब ने अपने लोगों को पूरी रियासत के खिलाफ उकसाना शुरू कर दिया था। और आपको याद होगा कि उस जलसे के अंदर, वो उस तकरीर के अंदर उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक ख़त लहराया था जो सफ़ेद रंग का था। उस वक्त तमाम हुकूमती ज़राए और इर्द गिर्द के जो लोग थे वो ये कहते थे कि साइफ़र का जो ख़त या जो लेटर होता है, जिसको आप आम ज़ुबान में कहते हैं, वो वाइट कलर का नहीं होता है। किसी ने नहीं माना, किसी को यकीन नहीं आया। सबको लगा कि नियाज़ी साहब जो कह रहे हैं, जो मसाया कह रहे हैं, मैं मसीहा तो नहीं कहना चाहती, मसाया ही कहूँगी। सबने कहा जो मसाया कह रहा है वही ठीक कह रहा है। आपको पता है कि नियाज़ी साहब ने झूठ बोला और फिर सारे इल्ज़ाम जनरल बाजवा से लेकर अमेरिका से लेकर किस किस के ऊपर लगाए। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने उनकी हुकूमत गिराई है, उनके खिलाफ साजिश की है। फिर उसके बाद किस तरह से हुसैन हक्कानी, फिर किस तरह से बीच में किस किस के नाम आए, जनरल बाजवा से लेकर किस किस के नाम आए, और आसिम मुनीर साहब को जो है हटाने के लिए किस किस तरह की साजिशें हुई, लॉन्ग मार्च हुए। तब से लेकर पाकिस्तान में अब तक ये हालत हो गई कि पाकिस्तान मुआशी तौर पे बिल्कुल दिवालिया हो चुका है। और ये सब कुछ करने में जो बड़ा हिस्सा डाला वो नियाज़ी साहब ने डाला। और आप हैरान कुन तौर पे ये देखें कि वो तमाशाई जिसने ये सारा तमाशा लगाया, आज वो कह रहा है, जब उसके ऊपर बात आई, जब उसके ऊपर केस बनने लगा है कि भाई तुम कैसे इतना सीक्रेट डॉक्यूमेंट पब्लिकली लोगों को दिखा सकते हो, वो कह रहा है कि वो जो ख़त मैंने लहराया था वो तो ख़त था, एक नॉर्मल कोई वैसे ही लेटर था जैसे ये मेरे हाथ में एक कागज़ है। उसने कहा कि वो तो साइफ़र था ही नहीं। अब सोचें कि यूथिये जो हैं वो नियाज़ी साहब को किस तरह से डिफेंड करेंगे और किस मुंह से डिफेंड करेंगे। मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर के उनके क्लिप्स दिखाना चाहती हूँ। खुद सुने कि पहले वाले क्लिप में वो क्या कह रहे हैं और दूसरे वाले क्लिप में वो क्या कह रहे हैं, लेकिन पहले ज़रा सुन लें। वो कह रहे हैं कि ये जो ख़त है, जो पहले वाला उनका मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी जिसमें वो कह रहे हैं कि ये जो ख़त है ये एक सबूत है, यानी कि ये साइफ़र का वो है, ये साइफ़र है और ये मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, ये सबूत देखो। और दूसरे में वो क्या कह रहे हैं कि ये तो साइफ़र है ही नहीं है। हैव अ लुक। मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, मेरे पास जो ये खत है ये सबूत है। ये मेरे पास जो खत है ये सबूत है। और मैं आज ये सबके सामने कहना चाहता हूं कि कोई भी शक कर रहे ना इस मेरे खत के ऊपर, कोई भी शक। 27 तारीख को मैंने जलसे में जो एक कॉपी लहराई वो साइफर नहीं था। जी तो जनाब आपने देखा। अब आप खुद सोचिए कि नियाज़ी साहब किस मुंह से कह रहे हैं कि जनाब अली ये साइफ़र तो साइफ़र था ही नहीं, और पहले कह रहे हैं कि वो साइफ़र था। यानी कि ये बंदर तमाशा जो हम देख रहे थे, यानी पहले 4.25 साल जो नियाज़ी साहब ने मुल्क के साथ किया और जो अब ये बंदर तमाशा हमें दिखा के पागल बना रहे हैं। आप ये सोचिए कि क्या अब कोई शक रह गया है कि कोई ज़हनी मरीज़ नहीं है? कहाँ गई वो अमरीकी ग़ुलामी नामंजूर? कहाँ गया वो एब्सोल्युटली नॉट? कहाँ गया वो? मेरा सवाल है ये, आज मेरा सवाल स्पेशल यूथियों से है कि प्लीज़ अपना सॉफ्टवेयर ठीक कराएं या किसी साइकियाट्रिस्ट से रब्ता करें। आपका दिमागी इलाज होने की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि वो बड़ा अच्छा इंसान होता है जो अपनी गलती को मान जाता है। आज भी मान जाइए, अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कीजिए। और नियाज़ी साहब जो हैं वो इस नहज पर ले जाना चाहते हैं कि शायद अब जो मैं अगला क्लिप आपको सुनवाने चाह रही हूँ उसको सुनने के बाद आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। 9 मई का वाक़या हुआ। आपको पता है कि नियाज़ी साहब का पूरा प्लान था, हज़ारों बार आपको मैं बता चुकी हूँ कि वो खून जो है ना इस धरती की ज़मीन में, इस मिट्टी में डालना चाहते थे, लोगों को मरवाना चाहते थे, लोगों को कन्फ्रंट कराना चाहते थे फ़ौज के साथ। इसीलिए उन्होंने रिटेलिएट करवाया, सारा कुछ करवाया। तो मैं आपको ये बता दूं कि जनाब अली, अब नियाज़ी साहब का वीडियो बयान सामने आया है जिसमें वो ये फरमा रहे हैं कि 9 मई को जो वाक़या पेश आया उसमें 100 से ज़ायद लोग उनके शहीद कर दिए गए बकौल उनके। और वो 100 लोग कहाँ हैं वो किसी को नहीं पता। उन्होंने कहा कितने सारे जो हैं वो ज़ख्मी कर दिए गए, पता नहीं 40 के करीब उन्होंने कहा ज़ख्मी कर दिए गए। मैं चाहती हूँ कि आप उनका वीडियो बयान सुनिए। मैं ये सवाल पूछता हूं कि यहां 16 लोग शहीद किए गए डायरेक्ट फायरिंग से,
100 से ऊपर को गोलियां लगी, 3 की टांगे काट दी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो, और एक पैरालाइज है, कभी किसी जमहूरियत। जी, तो आपने इनका वीडियो बयान सुन लिया है। अब आप मुझे बताएं कि क्या आपको नहीं लगता कि न्याजी साहब जो हैं वो दिमागी तौर पे पुर हो चुके हैं? आप ये अंदाज़ा कीजिए कि ओवरसीज़ यूथियों को पागल बनाया न्याजी साहब ने ये बताकर, ये क्लिप दिखाकर। इससे पहले भी, ये क्लिप तो अभी ताज़ा तरीन है, इससे पहले भी उन्होंने तकरीर की जिसमें उन्होंने सेम यही अल्फाज दोहराए। उसमें उन्होंने ना 40 कहा था ना 100 कहा था, उसमें उन्होंने 25 अफराद कहा था कि हमारे 25 अफराद को डायरेक्ट गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया है और मुझे पैसे भेजो। और आपको मज़े की बात बताऊं कि उस वक्त बनी गाला जो उनका घर है उसके ऊपर टैक्स लगा था 14 लाख। वो 14 लाख उन्होंने पे करना था ओवरसीज़ यूथियों को। उन्होंने एक जज्बाती तकरीर सुनाई, कहा हमारे 25 लोगों को मार दिया गया है, और फिर ओवरसीज़ यूथियों ने उनको वो जो 200 अरब थे ना, वो 200 अरब नहीं भेजे, उनको फिर कोल कोल के पैसे भेजे। और न्याजी ने आराम से अपने घर की ग्रोसरी की, अपने जनाबे आली टैक्स भरे और आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया। रियासत मदीना के अमीन, वाह सुभान अल्लाह, क्या कहूँ मैं, या खुदाया। बहरहाल, मैं आपको साबिका वज़ीर आला अमीर हैदर खान हूती का वीडियो बयान सुनवाना चाहती हूँ। और वो कह रहे हैं कि आज इस सूरत हाल के जो जिम्मेदार हैं वो न्याजी साहब हैं, और कैसे हैं और क्यों हैं, इसका जवाब उनकी ज़बानी सुन लीजिए। पीटीआई की क़यादत के जो फैसले थे और उनका जो तर्ज अमल था, अल्लाह ना करे कि किसी और सियासी जमात के वो फैसले और वो तर्ज अमल हो, इसके लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं। इसके लिए मैं सिर्फ एक फ़र्द को रिस्पॉन्सिबल समझता हूँ और उसका नाम है इमरान खान। बाकी बातों को भूल जाएं, चले। अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी का ड्रामा, उसके बाद असम्बलीज से बाहर जाना, उसके बाद खैबर पुख्तनख्वा और पंजाब की असम्बलीज को तहलील करना, IMF के प्रोग्राम को सबटाच करना 2 दफ़ा, एक दफ़ा हुकूमत में रहते हुए, एक दफ़ा हुकूमत से निकलने के बाद IMF के प्रोग्राम को 2 दफ़ा सबटाच करना, और फिर इस्टेब्लिशमेंट से जंग करना, और फिर 9 मई जो इसका क्लाइमेक्स था। देखिए, आपका ये सवाल कि जी PTI के साथ जो हो रहा है, इस्टेब्लिशमेंट जो कर रही है, ये सवाल आपका, लेकिन आप ज़रा ये सोचें कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान ने क्या किया। जी, तो जनाब अब चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। PTI की जी सुमेरा मलिक हैं, उन्होंने PTI छोड़ने का ऐलान कर दिया है। बस मेरे ख्याल से ये इक्का दुक्का ही लोग रह गए हैं जो जिनका बस ऐलान होना बाकी है, बाकी तो सब छोड़ चुके हैं। अगर ऐलान नहीं भी करते तो पार्टी तो वैसे ही तितर बितर हो चुकी है। फवाद चौधरी के जो भाई हैं उनके हवाले से खबर शेयर करना चाहती हूँ। आज वो बड़े फ्रस्ट्रेशन में दिखाई दिए, मतीउल्लाह जान के साथ भी बदतमीज़ी करते दिखाई दिए। साइड पे आपको वीडियो नज़र आ रहा है, थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि उसका चंक जो है वो, क्योंकि चंक थोड़ा लंबा है, मैं चाहूँगी कि एडिटर थोड़ा सा आपको दिखा दें। फवाद चौधरी ने बयान जब आए थे उनसे पूछना था ना। नहीं, आप उनके वकील हैं ना। हाँ, तो जब जमा कराएंगे तो आ माफी मांगी है ना उन्होंने, वो सब दुनिया को पता है। माजिद की माफी, और पार्टी के कहने पे किए थे वो अल्फाज बयान। हाँ, उन्होंने यही कहा, यही कहा। तो वो सच बोल रहे हैं, क्योंकि इमरान खान तो तरदीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा पार्टी ने कोई ऐसी बात नहीं की। और इमरान खान का बयान चला तू नहीं, तो मैंने अभी चला दिया, वो तो चला दिया सोशल मीडिया पे, चला दिया। तेरे कहने पे चला। अच्छा, मुझे जी, तो मामला कुछ इस तरह से हैं कि फवाद चौधरी जब अदालत में पेश हुए तो फवाद चौधरी ने जो बयान दिया, यानी कि फवाद चौधरी जो हैं वो भी एक किस्म के वादा माफ गवाह बन चुके हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अदालत में ये बयान दिया कि मैंने जो कुछ भी बयानात आज तक दिए हैं वो मैंने न्याजी साहब के कहने पे दिए हैं, क्योंकि मैं उनके अंडर पार्टी में काम कर रहा था, तो हमारी पार्टी की जो पॉलिसी होती थी उसी के अकॉर्डिंगली मैं बयान देता था। लेकिन जब न्याजी साहब अदालत में आए और उनसे पूछा गया तो उन्होंने टोटली इनकार कर दिया। उन्होंने कहा फवाद चौधरी जो कुछ कहते रहे हैं वो अपनी मर्जी से कहते रहे हैं, मैंने तो कभी किसी को कुछ नहीं कहा, मुझे क्या पता वो क्या कुछ बोलता रहा। यानी कि न्याजी ने मामला डाल दिया डब्बू पे, डब्बू ने मामला डाल दिया न्याजी साहब पे। तो अब जो न्याजी साहब के वकील हैं वो कौन थे? फवाद चौधरी के भाई। अब वो फैसल चौधरी, उनको उन्होंने चेंज कर दिया, उनकी जगह दूसरे वकील को जनाब अली मुख्तस ही कहेंगे कर दिया है। अच्छा जी, अब चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। अगली खबर ये है कि कुछ खतरात इस तरह के आ रहे थे, कुछ इस तरह की खबरें आ रही थी कि 3 लोगों को कुर्बानी का बकरा बनाने के बाद न्याजी साहब को रिलीफ दे दिया जाएगा। लेकिन उसके ऊपर डट खड़े हुए कौन? नवाज शरीफ। यानी कि आप अंदाज़ा ही करें कि हर वो मामला जिसमें न्याजी साहब सरगना थे, न्याजी को उसमें से निकाल के कुर्बानी का बकरा बनाने जा रहे थे दी ओनली खाली पिंकी आंटी को। पिंकी आंटी के बारे में पहले ही मैं आपको खबर दे चुकी हूँ कि किस तरह से उन्होंने उनके साथ हाथापाई किया न्याजी साहब के साथ और उनकी बहन के साथ, क्योंकि वो कह रही हैं कि जी मुझसे अगर पूछा गया तो मैं भी वादा माफ गवाह बन जाऊंगी। तो उस पर इनके बीच में हाथापाई हुई, उनकी बहन के बीच में हाथापाई हुई। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो देख लें, यहाँ पे थंबनेल भी आपको नजर आ रहा है।
मेरे चैनल पे जाइए, दूसरा तीसरा वीडियो आपको सेकंड लास्ट जो है वो नज़र आ जाएगा। उसमें सारी तफसीलात मैंने बताई हैं कि हाथापाई क्यों और किस वजह से हुई है। तो अब जनाब असल में ये जो झगड़ा हुआ ये इस वजह से हुआ कि पिंकी पीनी को कुर्बानी का बकरा बनाने की तैयारी की जा रही थी कि सारे केसेस जो है ना उनके ऊपर डाल दिए जाएं। सिर्फ एक केस है जी, फॉरेन फंडिंग का केस, जिसमें न्याजी साहब जो हैं उनका वो किसी और का नाम नहीं लगा सकते, उसमें वो डायरेक्ट फंसते हैं। लेकिन उसके अलावा बाकी तमाम केसेस में वो बुशरा बीवी का नाम जो है वो लगाना चाह रहे थे। और अरशद शरीफ का जो कत्ल है वो डालना चाह रहे थे मुराद सईद के ऊपर। और तौहीन इलेक्शन कमीशन का जो पूरा केस है वो डालना चाह रहे थे फवाद चौधरी के ऊपर, ताकि फवाद चौधरी को, मुराद सईद को और बुशरा बीवी को कुर्बानी का बकरा बना के खुद वो इसमें से रिलीफ हासिल कर सकें। लेकिन बताने वाले बताते हैं कि नवाज शरीफ जो हैं वो डट गए हैं। वो कहते हैं कि किसी और की सज़ा किसी और को नहीं मिलेगी, जो कल्प्रेट है मेन उसी को सज़ा मिलेगी। तो ये एक अच्छी खुशाइन बात है। और अब मैं चलती हूँ जी आज की आखिरी खबर की तरफ। व्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करना, बाकी खबरें फिर मैं आपके साथ अगले वाले व्लॉग में शेयर कर लूँगी। जनाब इलेक्शन एक्ट में 54 तरामीम कर दी गई हैं, और वो तरामीम क्या हैं उसके हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये एक्ट में जो 54 तरामीम शामिल की गई हैं, इसमें सबसे पहली तरमीम ये है कि निगरान हुकूमत को इजाफी इख्तियारात हासिल होंगे। और आप मेरे पुराने वीडियोस खोल कर देखिए, मैंने ये खबर आपको पहले दे दी हुई है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर गिनती के बाद नताइज की फौरी तस्वीर बना के इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर को देगा, ये भी तरमीम की गई है। अगर इंटरनेट मुयसर नहीं होगा तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो खुद जाकर नताइज भेजेगा, ये भी इसमें तरमीम की गई है। निगरान हुकूमत आलमी मुआहदों की मिजाज होगी, ये भी तरमीम की गई है। सिक्योरिटी एहलकार पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनात होंगे। किसी रुकन के हलफ ना लेने पर नशिस्त खाली तस्वुर की जाएगी। और मुजव्वज़ा तरमीम जो है वो हल्का बंदियों का अमल जो है इंतखाबात से 4 माह पहले मुकम्मल करना होगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है इलेक्शन की रात 2 बजे तक नताइज देने का पाबंद होगा, ताकि ना आरटीएस बैठें तो ना ये कहा जाए कि इलेक्शन के नताइज जो हैं वो डिले हो गए हैं। और नताइज की ताख़ीर की सूरत में ठोस वजह वो बताएगा। अगर कोई वाकई जेन्युइन रीज़न होती है तो फिर उसको ठोस वजह बतानी पड़ेगी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जो है इलेक्शन नताइज के लिए अगले दिन सुबह 10 बजे की डेडलाइन होगी, यानी कि अगर वो रात 2 बजे तक नहीं देता तो सुबह 10 बजे उसको हर सूरत जो है ये अनाउंस करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन पोलिंग से 1 रोज़ कबल जो है शिकायत निपटाने का पाबंद होगा। और पोलिंग डे से 5 रोज़ कबल जो है पोलिंग स्टेशन तब्दील नहीं किया जा सकेगा। और इंतखाबी अखराजात के लिए उम्मीदवार अपना कोई भी बैंक अकाउंट इस्तेमाल कर सकेगा। ये तमाम वो तरामीम हैं जो 54 तरामीम समेत हैं। अब बारी है जनाब जी आप लोगों की, आइए कमेंट सेक्शन में बताइए कि न्याजी साहब ने ये जो साइफर वाला झूठ बोलकर पूरी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर उस ट्रक को जाके खाई में फेंक दिया है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। और फिर जो वो कह रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात में उनके 100 लोगों को शहीद कर दिया गया है बकौल उनके, और फिर उन्हीं का वो हवाला देके ओवरसीज़ यूथियों से पैसे भी बटोर रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। और मुझे बताइए कि ये जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई हैं इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। और फवाद चौधरी के भाई के साथ जो न्याजी साहब ने किया है, और डब्बू साहब को और पिंकी पीनी और मुराद सईद को जिस तरह वो कुर्बानी का बकरा बनाना चाह रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। और बाकी जो खबरें आपके साथ शेयर की हैं इन तमाम के बारे में आप जो कुछ भी सोचते समझते हैं कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासत दिए जाने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।